हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी लव वीर सिविल सर्विसेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंकेश पांडे। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाए जाने वाली परीक्षाओं में कम से कम 8 से 15 क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं। तो इस विषय का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। साथियों, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक घंटे की एवरेज क्लास, एवरेज 1 घंटे 50 से 60 मिनट के बीच की एक क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डेली प्रोवाइड करेंगे, जब तक आपका RO आगे आने वाली परीक्षाएं जो भी PSC की हैं वह हो नहीं जाती। साथियों, आज से ये क्लास आपकी शुरुआत हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग मिले, आप सभी इस क्लास को तेज़ी से लोगों तक, साथियों तक, दोस्तों तक अपने शेयर करें। साथियों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है और इसकी ऐतिहासिक स्थिति क्या है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न को भी देखेंगे आज की क्लास में। ध्यान से सुनिएगा। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत की सबसे बड़ी आबादी के साथ यह जो राज्य है हमारे देश में पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड पहली बार यहाँ पर एग्जाम हुआ। यानी भारत के अंदर सबसे पहली बार अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो यहीं पर शुरुआत किया गया, स्टेट इंडिविजुअल्स में। साथियों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से संबंधित जो हमारे एग्जाम में पेपर में प्रश्न बनते हैं उसको। उत्तर प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानियों का क्रम बताएं। राजधानियों का क्रम कभी कभी बताने का आता है प्रश्न हमारे एग्जाम में। साथियों, जब उत्तर प्रदेश, हमारा भारत जब आजाद नहीं हुआ था उसके पहले से उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, अगर इसके बिहाफ पर देखें कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहली राजधानी मानी जाती है वो आगरा मानी जाती है। आगरा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी आगरा को माना जाता है। साथियों, यह 1836 ईस्वी में 1836 ईस्वी में बनाया गया था। चूंकि हम आज़ाद नहीं थे, 1836 की बात बहुत पुरानी है, तो ये हमारे एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यू हैव टू नो, आपको ये जानना पड़ेगा, ये बात क्लियर करना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम बात करें आगरा के बाद भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया। आगरा के बाद हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया। कब बनाया गया था? साथियों, कई बार यह प्रश्न बनता है कि इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश की कब राजधानी थी, तो 1858 में। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ को पहली बार आंशिक रूप से राजधानी कब बनाया गया? आंशिक रूप से कब राजधानी बनाया गया? लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी कब बनाया गया? आंशिक रूप से मतलब होता है कि हमने राजधानी बना करके यहां की स्थितियों को ये देखने की, परखने की कोशिश करी कि क्या ये बेहतर राजधानी हो सकता है। तो हमारे देश में अगर पूछा जाए कि लखनऊ को आंशिक रूप से कब राजधानी बनाया गया था, तो 1921 में। कब बच्चा? 1921 में। हमारा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, जिसको ब्रिटिशर्स ने संयुक्त प्रांत का नाम दिया था, इसकी राजधानी परमानेंट, उत्तर प्रदेश की परमानेंट राजधानी लखनऊ कब बनी? ये प्रश्न भी बनता है कि लखनऊ कब परमानेंट राजधानी, जो वर्तमान लखनऊ है हमारा, इसको कब ये घोषित कर दिया गया कि लखनऊ ही राजधानी हमारी रहेगी अब 1937 में। किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ये ब्रिटिशर्स के माध्यम से। ये किसके द्वारा साथियों? ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन
ये ध्यान दीजिएगा, ये जब भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी थी तो इस समय उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। एक प्रश्न यहीं से और बन जाता है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? सभी साथी बताइए, उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? आजाद कब हुए थे हम? 1947 में। क्या 1947 को हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है? बताएं। हमारे उत्तर प्रदेश का नाम जो वर्तमान है, संयुक्त प्रांत जो पहले हुआ करता था, 26 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रखा गया? आपका उत्तर प्रदेश। बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है। तो आपको राजधानियों के क्रम में एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसकी सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी आगरा। ठीक है, सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी आगरा। ठीक है, कब? 1836 ईस्वी में। अब इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, राजनैतिक, आर्थिक और अन्य जितनी भी चीजें होती हैं, इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जब हम इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद 1858 में। अच्छा, आपको एक बात और पता होगी कि भारत के अंदर इलाहाबाद को एक बार देश की राजधानी बनाई गई थी, पता है? 1911 में। ठीक है, याद होगा। पहली बार इलाहाबाद को क्या किया गया था? हमारे देश की राजधानी घोषित की गई थी। अच्छा, आपको, अगर आप इलाहाबाद से होंगे तो आप जरूर पत्थर गिरजाघर देखे होंगे, शायद आप सभी, जिसे विक्टोरिया हॉल के बगल में आज भी जाना जाता है। वहां पर एक गिरजाघर है। उस गिरजाघर पर ऊपर के माले पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह माला आधा बनाया गया, आधा छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब ब्रिटेन की महारानी हमारे देश में आने वाली थी, यह देखने कि क्या स्थिति है, राजधानी जो बन रही है और किसको बनाया जाना है राजधानी, इस क्रम में पता ये चला कि हम राजधानी तय किए थे कहीं और हमारे यहाँ राजधानी कोई और बन रहा था। इसी वजह से उसको बीच में रोका गया। बाद में हमारे देश की राजधानी बदल करके कहाँ की गई? नई दिल्ली। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इससे संबंधित कई फैक्ट, कई तजुर्बे आपको मिलेंगे, कई जानकारियां मिलेंगी। आप सभी साथी इससे कनेक्टेड रहें। ध्यान दीजिएगा, हम जब आपको प्रश्न कराएंगे तो वो बाइलिंगुअल रहेगा। भाषा हमारी थोड़ी सी हिंदी में ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि आरओ के लिए हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आरओ उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम, हमारे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाए जाने वाले परीक्षाओं में सबसे अच्छी परीक्षाओं में आपका पीसीएस माना जाता है। उसके बाद अगर कोई पेपर है तो ये आरओ। तो आप सभी बहुत विशेष रूप से इस परीक्षा को जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। उसके बाद क्या हुआ कि 1858 के बाद से हमारे देश की जो आंशिक राजधानी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंशिक रूप से इसको राजधानी घोषित किया गया, यानी पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया था। पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा कब दिया गया है? 1937 में। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? ये अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, तो 1937 में हमारे लखनऊ, जो वर्तमान नवाबों का शहर भी नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, इसको घोषित किया गया। जब 1937 में राजधानी घोषित की गई थी तो उस समय इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। कई बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बना है। ठीक है, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे इसको। क्या? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है बच्चा, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। और उत्तर प्रदेश जो वर्तमान है, इसका नाम उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से कब बदला गया? 26 जनवरी 1950 को। यानी हम आजाद हुए, जब हमारे संविधान लागू हुआ
26 नवंबर 1949 के बाद जब 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारा जब देश गणतंत्र होता है, उस टाइम हम उत्तर प्रदेश का नाम बदलते हैं, क्या रखते हैं? उत्तर प्रदेश। पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। उसके पहले अलग अलग नामों से जाना गया। अब हम उत्तर प्रदेश का एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको राजधानी से संबंधित था वो दे दिए। अब देखिए हम क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित बात करेंगे आगे, ये भी यहीं पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सबसे पहले हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे। आपको पता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जब हम देखने जाते हैं तो हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जब उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो हम चाहे सैंधवकालीन सभ्यता की बात कर लें, हड़प्पा कालीन जो है, हमारा उत्तर प्रदेश उससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। चाहे चावल की, धान की खोज की बात हो, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। चाहे उसमें जहांगीर का योगदान क्या है, हमारे देश में सरकी वंश का क्या है, जौनपुर से क्या कनेक्शन है, हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या कनेक्शन है, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का क्या इतिहास है, इन सभी तथ्यों पर, सभी बातों पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बात करेंगे, और आज की क्लास में हम थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति के से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या जो मौसम है, जो स्थिति है, कितने टर्म्स हैं, कितनी हमारे यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ बनती हैं, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, हमारे देश की जमीन की स्थिति, मृदा की स्थिति क्या है, कितना उत्पादक है, कितना अनुर्वर है, इन सब तथ्यों को एक एक करके देखेंगे जब भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। बाय द वे हम आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास नहीं होगी, सिर्फ प्रश्न प्रकृति के साथ ही हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस तरीके से बात कर रहा हूँ। आगे आपके प्रश्न हैं, ठीक है। हम क्या क्या बातें करेंगे, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमने कहा कि उत्तर प्रदेश की तीसरी स्थिति जो हम राजनैतिक या फिर हम कह लें कि हम प्रशासनिक बात करेंगे। प्रशासनिक, हमारे देश में, हमारे राज्य में, एक्चुअली मैं लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाता रहा हूं, तो मेरे मुंह से, मेरे जबान से प्रायः आप भारत की स्थिति सुन रहे होंगे, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहां पर उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आप सोचेंगे हर बार, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक के बाद से आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति में, चूंकि मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर बताऊंगा, आर्थिक स्थिति या फिर जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, बजट से उत्तर प्रदेश बजट में क्या क्या बातें की गई हैं, आर्थिक समीक्षा क्या है, एक नेशनल लेवल पर हम इकोनॉमी में देखेंगे, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम को भी बहुत ध्यान से एक एक करके सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथी। इसके बाद हम कुछ अन्य बातें करेंगे, जो अन्य बातें हैं यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस सेगमेंट में हम देखेंगे, ठीक है। यानी अन्य बातों में क्या देखेंगे, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, घराना क्या है, तमाम चीजें इसके अंतर्गत देखेंगे। क्लियर? आइए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के हम लोग आज की प्रश्न श्रृंखला को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, आप सभी कमेंट करिएगा ऑफलाइन, जैसे क्योंकि ये क्लास, फिलहाल जो क्लास है आपकी ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। लखनऊ को उत्तर प्रदेश का आंशिक रूप से राजधानी कब घोषित किया गया? अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, इसके बारे में आप एक बार सोच लीजिए और बताइए। देखिए, मैंने कहा कि 1836 ईस्वी में हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी तो बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? आप कहेंगे सर आगरा। क्या आप आगरा की स्थिति देखते हैं? फिर इसके बाद 1858 में क्या बनाया गया बच्चा?
हमने आपको बताया कि इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया, इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया। इसके बाद 1921 में हम लखनऊ को देखते हैं, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। किसको? लखनऊ की। लखनऊ को जब यह 1921 की बात करते हैं तो यह आंशिक रूप से, यानी पार्शियल कैपिटल कहते हैं इसको, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। क्लियर है? जब हम 1937 की बात करते हैं, 1937 की बात करते हैं तो ये परमानेंट जो ब्रिटिशर्स ने बना दिया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से था 1921 में। 1937 में क्या? लखनऊ को क्या हम परमानेंट राजधानी बना देते हैं। क्या? स्थायी राजधानी बनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां से संबंधित किसी प्रकार का डाउट अब नहीं होना चाहिए कि राजधानी के क्रम में आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करने जा रहे हैं, कोई भी बच्चा, कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो 1937 में घोषित की गई। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। उत्तर प्रदेश की जब राजधानी 1937 बनी थी तो उस समय लखनऊ जब बना था तो इस उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जब हम बात करते हैं आगे चलें। निम्न में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? Which of the following districts forms the border with उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। देखो, मेरठ की बात करें तो मेरठ एकदम दिल्ली के जस्ट बगल में है, नोएडा के जस्ट बगल में, और यहां से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आप जानते हैं। मेरठ नहीं होगा बिल्कुल। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है जो चार राज्यों को टच करता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे ये क्या अपनी सीमा को साझा करता है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, 4 राज्यों को ये टच करता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, क्या? एमपी, दूसरा आपका बिहार, ठीक है, तीसरा आपका झारखंड, और चौथा आपका यहां पर क्या? चौथा छत्तीसगढ़। कई बार छत्तीसगढ़ को लोग मिस कर जाते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रायः कंफ्यूजन रहता है, तो आप क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़। मेरे प्यारे साथियों, ये 4 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश का एक अकेला जिला सभी राज्यों को टच करता है। यहां से प्रायः प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। अगली क्लास में हम जब आएंगे तो आपको कुछ मैपिंग के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो कौन सा जिला कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। इन सभी तथ्यों पर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है साथी, तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि सोनभद्र क्या 4 राज्यों से कनेक्टेड है और ये अकेला ऐसा जिला है। यहां पर आप इसके साथ एक पॉइंट लिख सकते हैं, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ सीमा साझा करता है। याद कर लीजिएगा, इसको नोट बना करके लिख भी लीजिएगा, सीमा साझा करता है। ठीक है बच्चा। वहीं पर हम जब मुजफ्फरनगर की बात करें, आप सभी मुजफ्फरनगर की कोई विशेषता बताइएगा। आपको पता है आज के डेट में हमारे
उत्तर प्रदेश में एक योजना चलती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान वन यूज, एक जिला एक योजना, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरीके का, एक जिला एक उत्पाद, ये योजना चलता है। मुजफ्फरनगर से कौन सी चीज, कमेंट करके बताइएगा आप सभी ऑफलाइन, कि कौन सी चीज मुजफ्फरनगर से उत्पादन के लिए जानी जा रही है। ध्यान दीजिएगा आप, जब भी हम सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर क्या है, उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश, इन तीनों से लगता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और क्या, हरियाणा, इन तीनों राज्यों से लगता है। तो सर्वाधिक राज्य की बात करें तो सोनभद्र, और उसके बाद की बात करें तो हम सहारनपुर को देखते हैं। सहारनपुर क्या 3 राज्यों के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, एक प्रश्न यहीं पर और आ जाता है कि ललितपुर, जब हम ललितपुर की बात करते हैं, ललितपुर किस राज्य से घिरा हुआ है, किस राज्य से घिरा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। एमपी से, आप यहां पर ये पॉइंट लिख लीजिएगा, एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। क्या है ये? मतलब ललितपुर का जो सीमा है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे? एमपी से। ये प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ललितपुर से रिलेटेड एक प्रश्न और आता है कि हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा कौन सा जिला है जो सिर्फ एक जिले के साथ अपना सीमा साझा करता है? आपको पता होना चाहिए कि ललितपुर सिर्फ या फिर एकमात्र झांसी से अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ एकमात्र जिले से, ये अकेला जिला है जो, आप जानते हैं ना, ये ललितपुर हमारे उत्तर प्रदेश का जो मैप है, जब उत्तराखंड हमारे देश में, हमारे राज्य में अगर शामिल होता तो ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का सर था, और ललितपुर को क्या माना जाता है? ललितपुर पहला पैर है। ऐसा कई बार कहा गया कि जब ललितपुर पूरी तरह से एमपी में है, आप लोग मैप समझ पा रहे हैं उत्तर प्रदेश का? मैं आपको मैप अगली क्लास में लूंगा, अभी इस क्लास में मैं ले नहीं पाया, कोई बात नहीं, अगली क्लास में जब मैं लेकर के आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। जब उत्तर प्रदेश के मैप की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का मैप जो है, अगर उत्तराखंड ऊपर होता तो सिर की तरह उत्तराखंड होता, पूरी बॉडी पीछे, आगे ललितपुर, आगे पैर जो है ललितपुर, और पीछे सोनभद्र क्या है, तो वो पीछे वाला पैर हो जाता है। किसका? हमारे उत्तर प्रदेश शेर का। मतलब हमारा जो मैप है वो इस तरीके का था। अब चूंकि उत्तराखंड अलग हो गया है, कोई बात नहीं। एक कारण और भी है, ऐसा माना जाता है कि ललितपुर को हम क्यों अलग नहीं करते, एक कारण बहुत बड़ा और है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? पहले मुख्यमंत्री। अब ऐसे में क्योंकि पहले मुख्यमंत्री होने की वजह से हम ललितपुर को क्या करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत से अंदर से नहीं निकालते हैं, ना ही एमपी को देते हैं। और एक और बड़ा कारण यह है कि यह भी माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है, जो ढांचा है, वो एक प्रकार से शेर की तरह है, और ललितपुर उसका प्राथमिक पैर दिखता है, आगे का पैर दिखता है। तो किसी भी जानवर या फिर किसी भी जीव का अंग
कट नहीं करना चाहिए या अलग नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अब किसी विशेष कारणों से हम उत्तराखंड को अलग कर देते हैं, दैट इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ, ये हम अगर देखें तो ये एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो आपको तीन चीजें हमने यहां पर बताई, देखो सिंपल सी चीज, क्या क्या, उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल से कनेक्टेड कौन है, आपका सहारनपुर। दूसरी चीज, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है वो कौन सा है, आपका ललितपुर। एकमात्र जिला जो एमपी के 3 तरफ से घिरा हुआ है वो कौन सा है, वो कौन सा है, आपका ललितपुर। ललितपुर हमारे उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले से सीमा साझा करती है, वो है झांसी। तो याद रखना, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, ये अनगिनत बार हमारे पेपर, जब भी आप प्रैक्टिस सॉल्व करते होंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो आपको ऐसे प्रश्न जरूर दिख जाते होंगे। प्यारे साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आप ना, हो सकता है कि आप यहां पर सिर्फ एक प्रश्न देख रहे हो, इसके बैकएंड में आपको कई प्रश्नों के जवाब हम देते हुए चलेंगे। आपको अभी सिर्फ 2-3 प्रश्न दिख रहा होगा, इससे कनेक्टेड आप कम से कम 10 प्रश्न तो समझ गए, एक मोटा मोटा आपको आइडिया तो लग गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर चलें। उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है। सिर्फ तीर्थों का राजा नहीं, इसको हम ये भी मानते हैं कि यह भगवान का निवास अगर कहीं है तो वो सिर्फ प्रयाग में है। कहां पर, प्रयाग में। इसी वजह से इसको माना जाता है यह तीर्थों का राजा है, तीर्थों का राजा। कई बार यह प्रश्न बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसको कहा जाता है, तो आपका प्रयागराज। कई बार लोग बनारस को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। बनारस माना जाता है कि हमारे पूरी दुनिया में सबसे पुराना बसा हुआ क्या है, जगह है। पूरी दुनिया में सबसे पुराना जगह, पूरी पृथ्वी माना जाता है कि पूरी पृथ्वी पलट गई, लेकिन बनारस नहीं, क्योंकि वहां पर हमारे भगवान शिव का क्या है, वास है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो बनारस सबसे, ये प्रश्न भी बन जाता है कि ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड, जो यहां पर आप बनारस बताएंगे। वर्तमान में, पहले जैसे आप जानते होंगे, अभी हाल फिलहाल में बनारस से रिलेटेड एक घटना मैं आपको बताऊं। बनारस में एक स्टेशन था मड़ुआडीह, ठीक है। मड़ुआडीह का नाम अब वर्तमान में बनारस कर दिया गया है। वाराणसी जंक्शन आज भी वाराणसी जंक्शन है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंडुआडीह करके एक स्टेशन हुआ करता था उत्तर प्रदेश के बनारस में, आज के समय में उसका बनारस नाम कर दिया गया है। बनारस स्टेशन कोई भी नहीं था हमारे पर्टिकुलर वाराणसी के अंतर्गत, लेकिन चूंकि नाम बदलने के क्रम में कई सारी चीजें हुई, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज नाम किया गया, उसी कड़ी में आपका यहां पर कई जगहों के अलग अलग नाम, जैसे मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहा जाने लगा। वैसे ही बनारस में मड़ुआडीह का नाम क्या, बनारस के अंतर्गत मड़ुआडीह एक स्टेशन हुआ करता था, उसका नाम बनारस कर दिया गया। पहले बनारस में कोई भी नाम बनारस से कनेक्टेड कोई स्टेशन नहीं था। एक काशी हुआ करता था, वाराणसी हुआ करता था, मड़ुआडीह हुआ करता था, या फिर वाराणसी सिटी हुआ करता था। आज के डेट में हम मड़ुआडीह का नाम चेंज करके क्या कर दिए हैं, बनारस कर दिए हैं। तो यहां से बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके हो सकते हैं, इसको दूर कर लीजिएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्लियर है। तो तीर्थों का राजा आपका कौन सा है, तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रयागराज को माना जाता है। विच वन यहां पर लिखा जाएगा, विच वन इज कॉल्ड द किंग ऑफ पिलग्रिम्स इन उत्तर प्रदेश, यू विल से प्रयागराज।
क्या मथुरा को कहा जाता है? आप सभी मथुरा से रिलेटेड कुछ घटनाएं जानते होंगे, हरिद्वार से रिलेटेड। हरिद्वार तो अभी क्या है, उत्तराखंड। हम उत्तराखंड का भी बात यहां पर नहीं करेंगे। हाँ, हमारे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जब हमारे उत्तर प्रदेश से अलग नहीं था 2000 के पहले उत्तराखंड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। वहां पर एक एक करके चीजों को समझेंगे कि उत्तराखंड का अलगाव क्यों, कैसे, कितना बातें थी, कैसे उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हो गया तो हमारे यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या स्थितियां बदली हैं, क्या हमारा पर्यटन फायदेमंद, नुकसान क्या हुआ, इन सभी चीजों को एक एक करके बात करेंगे। ओके, डन है, आगे बढ़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। किसी को डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ ले, कोई भी डाउट हो। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से सीमा साझा करता? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, पढ़िए एक बार फिर से। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से सीमा साझा करता है? जस्ट अभी हमने बताया ना आपको, सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर से कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, ऐसे प्रश्न हो जाए, यही प्रश्न बदल जाए, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से सीमा साझा करता है? किस जिले से सीमा साझा करता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आप उत्तर प्रदेश का तो जानते हो, अगर पूछ लिया हिमाचल प्रदेश का तो याद रखिएगा सिरमौर जिला है। सिरमौर जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरमौर जिले से सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से क्या अपनी सीमा को साझा करता है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी राज्यों की सीमाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद द विथ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? यू विल से सहारनपुर। बताइए, एटा से संबंधित हमारे जिले में कौन सा प्रश्न बनता है? प्रायः बनता है, आप सभी सोच के बताइए कि उत्तर प्रदेश में एटा से संबंधित एक प्रश्न मुगलों के समय का बनता है, बताइए कौन सा, कमेंट करिएगा। चलिए, इन सभी चीजों को हम आगे एक एक करके समझाएंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ आपको एक इन्फो की तरह, एक इंट्रोडक्शन की तरह कि इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में प्रायः बनते हैं और हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ये भाई आसान प्रश्न है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। एक प्रश्न और, यहां से अगर ये प्रश्न बनता कि नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तब आप बताइए क्या प्रश्न, कैसे, तब आप बता सकते थे क्या? चलो आप ये तो बता दिए कि उत्तर प्रदेश नेपाल देश के साथ अकेला देश है। आप यहां, ये प्रश्न ऐसे भी बनता है, वह एकमात्र देश, देखो प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। वह एकमात्र देश उत्तर प्रदेश जिसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एकमात्र देश जिसके साथ सीमा साझा करता है, उसका जवाब आप पा चुके हैं, नेपाल। यहां से अगर प्रश्न बन जाए कि नेपाल उत्तर प्रदेश के
कितने जिलों से सीमा साझा करता है? सीमा साझा करता है, बताइए। नेपाल शेयर्स द बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। बताइए, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश नेपाल शेयर्स द बॉर्डर? ठीक है, बताइए। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से बना है ये प्रश्न। यहां पर आप देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बड़े जिलों में से एक है, याद रखना, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। बहराइच, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जो जिले हैं कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, 1 2 3 4 5 6, सिद्धार्थनगर के साथ साथ आपका महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज। याद रखना, 7 जिले हैं जिसके साथ ये सीमा साझा करता है, 7 जिलों के साथ। पहला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। याद रख, 2-3 बार बोल दीजिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कई बार अगर आप बोल देंगे, पढ़ते वक्त अगर आप बोल देते हैं, तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती है, दिमाग में बैठ जाता है, वहां से फिर कंफ्यूजन नहीं होता है, वहां से कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगा आपको। ठीक है, बांग्लादेश से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है कि भारत की सीमा सर्वाधिक किसके साथ है? भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ है? तो वो आप इसका ट्रिक भी जानते होंगे, बचपन। ठीक है, बचपन मतलब ब से बांग्लादेश, च से चीन, आपका प से पाकिस्तान एंड न से नेपाल। ठीक है, जिसके साथ सीमाओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग है। बचपन में आप अफगानिस्तान गए, ऐसा कुछ है ना, इस तरीके का ट्रिक आप याद किए होंगे, जानते होंगे। तो ये तो मतलब मैक्सिमम बाउंड्री शेयर्स है बांग्लादेश। ठीक है, चलो, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़े बच्चा। चलो देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ये आया बहुत जबरदस्त प्रश्न। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर। बताएं। जब भी हम बात करें पूर्वी जिला, तो आप वहीं पर चारों क्षेत्र के, मतलब चारों एरिया के, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट, हम यहीं पर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, चारों की बात करेंगे। किसकी? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, चारों की बात करेंगे। सभी साथी बताइए, पूर्वी कौन सा जिला है? आप जानते हैं, गाजीपुर नहीं है। गाजीपुर को क्या कहा जाता है? बनारस की बहन। इसको
बनारस की बहन के नाम से भी जानते हैं, बनारस की बहन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जौनपुर क्यों जाना जाता है? सरकी वंश के लिए, सरकी वंश का यहां पर क्या, सरकी वंश के लिए जाना जाता है, ये सरकी वंश से संबंधित है। जौनपुर की स्थापना क्यों की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, के याद में जौनपुर की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, के याद में, स्मृति में, कहीं कहीं स्मृति लिखा रहता है, स्मृति में। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक, ठीक है, तो ये याद रखना, यहां से कंफ्यूजन ना हो। गोरखपुर के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखो, जब हम कहें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो आप बताएंगे बलिया। कौन है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला बताइए, सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो शामली हो जाता है, शामली। और जब हम सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो कौन हो जाता है बेटा? उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर। और जब हम सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो कई बार लोगों को ललितपुर और सोनभद्र को लेकर के कंफ्यूजन होता है। कई बार साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों को इस चीज का लेकर के कंफ्यूजन होता है कि सोनभद्र है या आपका ललितपुर। तो यहां पर आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, तो ये इसका आंसर क्या होगा? सोनभद्र। ठीक है, ठीक है, मैप के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया, सोनभद्र के बारे में मैंने जस्ट बताया कि ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से कनेक्टेड है। कौन कौन से? एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ठीक है, कौन कौन? एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चा? बताएं। चलिए, क्लियर है? इसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ कनेक्टेड है? पहले जब संभल जिला नहीं बना था तो आपको पता होगा बदायूं सबसे ऊपर था, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों के साथ कनेक्टेड कौन है? हरदोई। याद रखना, बहुत बार लोगों को बदायूं को लेकर के कंफ्यूजन होता है। पहले बदायूं 9 जिलों के साथ कनेक्टेड था, अभी हम अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो सर्वाधिक जिलों के साथ जो कनेक्टेड है वो आपका क्या है? हरदोई है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बदायूं की बात करें, बदायूं अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि पहले जाना जाता था सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करने की वजह से, अभी वर्तमान में इसके लिए नहीं जाना जाता। शामली आप जानते हैं, शामली को मैंने आपको जस्ट बताया कि शामली क्या है, आपका सबसे पश्चिमी जिला है। सहारनपुर के लिए मैंने आपको क्या बताया? सहारनपुर आपका क्यों जाना गया? सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। और मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से क्या सीमा साझा करता है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, क्लियर? आगे बढ़े, देखिएगा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए,
विथ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डज लखनऊ शेयर्स इट्स बॉर्डर? 5 4 6 3, बताएं बताएं। लखनऊ कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? जब हम लखनऊ की बात करते हैं, आप जानते हैं लखनऊ सबसे पहले हरदोई, हरदोई जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। हरदोई क्या है? सर्वाधिक जिलों का, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं बाराबंकी, बाराबंकी। आप जानते हैं सीतापुर, ठीक है। आप जानते हैं सीतापुर, रायबरेली इसी के साथ, रायबरेली। और उधर जब आप कानपुर साइड जाने लगे तो आपको क्या दिखेगा? उन्नाव, उन्नाव जाने लगे, उन्नाव। तो कितने जिले हुए? आसान सा प्रश्न है ये, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है ये। क्लियर? तो कितने जिलों के साथ? 5 जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है। क्लियर? ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अपने राज्य के सिर्फ एक जिले से सीमा साझा करता है? अभी जस्ट मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने बताया, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद ओनली वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इट्स स्टेट? ललितपुर, महोबा, संत रविदास नगर, जौनपुर, बताएं। कई बार प्रश्न बनता है यहां से और कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कई बार प्रश्न बनता है और बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां से क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया कि ललितपुर को क्या माना जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, इस तरीके से आप जानते हैं, यहां से हमारे उत्तर प्रदेश का इस तरीके से जो मैप है, ललितपुर यहां पर एमपी के चारों तरफ ऐसे तीनों तरफ, 3 तरफ से, और यहां पर सिर्फ झांसी के साथ अपना क्या सीमा साझा करता है। तो एकमात्र जिले से कौन हो जाएगा? आप बता दोगे ललितपुर, ललितपुर एकमात्र जिले से हमारे देश के, हमारे राज्य में ललितपुर अकेला है जो सिर्फ एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखो जहां पर भी ये एकमात्र वाला सीन हो, ओनली वन वाला, ओनली वन का जहां पर भी सीन हो, उसको आपको रखना है याद। यहां से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। हम आज की क्लास में जो बात किए वो ये था कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के थोड़े से अंश को देखे हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की चीज़ों को, जैसे संस्कृति, जैसे घराना, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो योजनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उत्तर प्रदेश के साथ जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, इन सब तथ्यों को एक एक करके हम आगे आने वाली क्लासेस में एक एक करके सबको वाया क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट या फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ यहीं पर क्लियर कर लिया जाएगा। देखिए हम फिलहाल अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो आर ओ फोकस्ड हैं। चूंकि आर ओ आपके यूपीपीएससी के द्वारा करवाया जाने वाला परीक्षा है, तो ये यूपीपीएससी के द्वारा जो यूपीपीसीएस करवाया जाता है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ठीक है, यूपीपीसीएस,
इस पर्टिकुलर परीक्षा को लेकर भी हम लोग क्या इसी में चलेंगे। यहां से भी प्रश्न उत्तर प्रदेश के स्पेशल इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आपके पीसीएस के लिए भी चीजें उपयोगी होंगी। तो ये तो अभी फैक्चुअल डेटा वन वर्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसके आगे हम क्या बात करेंगे आपको कि कैसे इससे और गहरे प्रश्न बन सकते हैं, कहां पर कैसे क्या कंफ्यूजन हो सकती है, इन सभी तथ्यों को आगे करेंगे डिस्कस हम लोग। कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइन हमेशा बोलूंगा, निगाहें रख आसमां पर झुका दे रुख दरिया का, निगाहें रख आसमां पर झुका दे रुख दरिया का, तू बन जा वो समंदर कर पार सके ना कोई, तू बन जा वो समंदर कर पार सके ना कोई, रख आग ऐसी अंदर ललकार सके ना कोई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अपनी अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।